दोस्तों, क्या आपकी भी जिंदगी एकदम बेजान सी चल रही है और आपको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जीने का कोई मकसद ही ना रहा हो और आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बुक एक्सप्लेनेशन जो आपको आपके सपनों के और करीब ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम भी ये बात बखूबी जानते हैं कि बिना पर्पस की लाइफ एकदम बोरिंग हो जाती है। आप हमेशा डिप्रेस्ड और एंग्शियस रहते हैं। बिना सपनों के मानो जैसे जीवन ही बेरंग हो गया। नेपोलियन हिल की इस बुक एक्सप्लेनेशन से हम ये समझेंगे कि अपनी जिंदगी और ज्यादा हसीन कैसे बना सकते हैं, और सिर्फ हसीन ही नहीं बल्कि इसमें हम एक मोटिव के साथ जी कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस आपको अपनी जिंदगी में कुछ आदतें भूलनी है तो कुछ डालनी है। हर वो इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है जो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता हो और उसमें मेहनत करने की लगन हो। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये सब तो ठीक है यार, मगर शुरुआत कहाँ से करें? आखिर फर्स्ट स्टेप है क्या सक्सेसफुल होने का? तो घबराइए नहीं, मंजिल तक पहुंचने का पहला कदम हमेशा आसान ही होता है और यहाँ भी यही है। आपको बस ये तय करना है कि आपका गोल क्या है, मतलब एम, कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप वही डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर आप मेहनत किस चीज के लिए करेंगे? अब जैसा हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में जितने भी बड़े लोगों का नाम हुआ और जो भी उन्होंने काम किए, उन सब के पीछे एक पर्पस और मोटिव रहा है। अब बात आती है कि पर्पस होना क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, पर्पस होने के 3 ठोस रीजंस हैं। जैसे एक तो ये किसी भी अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है और इससे एक प्लान बनाने की स्टार्टिंग होती है। दूसरा रीजन है जो भी हमारी अचीवमेंट्स होती हैं वो सभी हमारे मोटिव्स का रिजल्ट होती हैं। और तीसरा रीजन है कि जब हमारा कोई मोटिव होता है तो उसके पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स भी लग जाते हैं। हम दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं और उसी को पाने की चाहत में लगे रहते हैं। इसलिए मोटिव और पर्पस का होना बेहद जरूरी है। हमारी जिंदगी में पर्पस होने के कई फायदे हैं। जैसे एक पर्पस के होने से हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, इमेजिनेशन और खुद से किसी काम को शुरू करने की लगन, अपने गोल तक पहुंचने का जज्बा आने लगता है। हम इसके जरिए अपना दिन कैसे स्टार्ट करें और प्लान करना भी काफी सही ढंग से कर पाते हैं। इससे हमारे अंदर खुद पर और सही ढंग से विश्वास करने की शक्ति बढ़ती है और हम प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत भी छोड़ देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हमें हमारा पर्पस पता है तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास उसके लिए लिमिटेड टाइम है, तो हम अपनी टालने वाली आदत को छोड़ देते हैं। आखिर में इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि आइडियाज ही सारे अचीवमेंट्स की शुरुआत होती है। सक्सेस अचीव करने के लिए हमें हमारे इनर सेल्फ पर भी भरोसा रखना होगा, तभी हम सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। हमें ये बात भी एक्सेप्ट करनी होगी कि यूनिवर्स में एक पावर है जो सबसे बड़ा है, जो कि है स्पिरिचुअल पावर। ये हर इंसान के मन में होता है। अगर सर्कमस्टांसेस हमारे फेवर में नहीं है तो हम अपनी हैबिट्स और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन्हें अपने फेवर में कर सकते हैं। हाँ, एक और फॉर्मूला है जो हमें सक्सेसफुल होने के और करीब ले जाता है। वो है गोइंग द एक्स्ट्रा। इसका मतलब है कि और ज्यादा एफर्ट्स डालना अपने काम में और उसे पूरा डेडिकेटेड होकर करना। अगर हम इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो हमारा फील्ड भले ही कोई भी हो, हमें उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे अप्लाइड फेथ के बारे में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके काम होते होते रुक रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई काम नहीं होगा, या फिर क्या आपको आपका कोई एम नजर नहीं आ रहा है? तो इसका सॉल्यूशन मशहूर ऑथर नेपोलियन हिल ने अपनी किताब लिविंग विद अ पर्पस में बताया है कि अप्लाइड फेथ का कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है और आपको पर्सनल इनिशिएटिव और इमेजिनेशन की जरूरत है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे इनर बिलीफ और फेथ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने काम पर बार बार डाउट करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। अप्लाइड फेथ सिर्फ विश्वास ही नहीं है बल्कि विश्वास से बहुत अलग है। तो फिर अप्लाइड का मतलब क्या होता है? एक्शन।
ये फेथ का एक्शन पार्ट है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो बिना एक्शन फेथ और कुछ नहीं, बस डे ड्रीमिंग है। अप्लाइड फेथ में हम काम करते हैं, फिर उसके साथ अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं फेथ और सक्सेस के पहले 3 प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहले आता है एक पर्पस का होना, क्योंकि पर्पस से ही शुरुआत होती है। बाकी पर्सनल इनिशिएटिव और एक्शन तो इसके बाद आते हैं। तो पर्पस का होना बहुत जरूरी है। फिर आता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मतलब एक पॉजिटिव माइंड जो चिंता और डर से फ्री हो। मेंटल एटीट्यूड ही हमारा फेथ दर्शाता है। तीसरा है मास्टरमाइंड अलियंस, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों का ग्रुप जिनका सेम गोल हो और वो मदद करें, जैसे आपकी खामियां को सुधारें और नए नए आइडियाज और ओपिनियंस लेकर, बेसिकली जिनकी मदद से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अपराइट फेथ के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हर हार या फेलियर से आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना जीतने से मिलता है, बल्कि कभी कभी उससे भी ज्यादा सीखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं? अपने भरोसे के साथ। अरे इतना मत सोचिए भाई, हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा लोग वहां हार जाते हैं जहां पर वो अपनी हार को एक्सेप्ट करके ये समझ लेते हैं कि वो अब इसका कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, आपको बिल्कुल सही लगता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही होता है। क्या आपको पता है कि आपकी हार ही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में से एक है, क्योंकि वो आपको जीतने के लिए तैयार करवाती है। आप अपनी हार और फेलियर से ही सीखते हैं कि आप आगे कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपके जीवन में इसके बाद नए रास्ते खुलते हैं और वो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाते हैं। इस सब के लिए आपको सबसे पहले अपनी हार को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप उसमें मूव ऑन कर पाएंगे। आप मैनिफेस्ट करने की ताकत को तो जानते ही होंगे। अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बस उतना ही जानता है जितना हम उसे बताते हैं, या हमारी लाइफ के जो भी सरकमस्टांसेस हैं वो उससे समझता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड सच या झूठ का डिफरेंस नहीं पता। उसे नहीं पता है कि एक पैसे और अरबों डॉलरों में क्या अंतर है। ये वही एक्सेप्ट करता है जिन थॉट्स को हम बार बार सोचते हैं। और अगर हमारे थॉट्स गरीबी, बीमारी और फेलियर से रिलेटेड हैं और पहले से ही बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, तो हमें फिर वही चीज मिलेंगी। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपना कोई रूटीन हेल्थ चेकअप करवाने जा रहे हैं और आपको आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने ये बोल दिया कि अरे आजकल तो डायबिटीज तो हर किसी को हो रही है। तो बस अब आपके मन में ये बात बैठ गई और आप बार बार यही सोचकर एंग्शियस हो रहे हैं। लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड में ये भी है कि आप डाइट फॉलो करते हैं और रोज एक्सरसाइज भी करते हैं, मगर तब भी आपके रूटीन चेकअप में डायबिटीज आती है। और वो इसलिए आती है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये माना हुआ था कि आपको डायबिटीज होंगी ही, और आप पूरे रास्ते उसी बारे में सोचते आए हैं। तो आप स्ट्रेस की वजह से डायबिटिक हो गए। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप सबकॉन्शियसली क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना भरोसा या विश्वास है बाद में, क्योंकि ये सबसे पहले मैटर करता है कि आपने पूरा दिन सबकॉन्शियसली क्या सोचा है। वही थॉट्स उन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे जो आप ज्यादातर वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हैं। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और मैनिफेस्ट कीजिए। हाँ, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक मैजिक के बारे में। जी हाँ, वही बचपन वाला जादू। बचपन में कैसे हम जादू पर यकीन कर लेते हैं, है ना? मगर अब बड़े होकर तो मानो कभी कभी हकीकत पर भी यकीन नहीं होता। अरे चिंता मत कीजिए, हम आपको बड़े लोगों के मैजिक के बारे में बताते हैं। तो भाई मैजिक ये है कि आप अपने दिमाग की ताकत को पहचानिए और जानिए कि ये दिमाग एंटायर यूनिवर्स को सोच सकता है, और समझिए कि आपकी इंटेलिजेंस पर कोई लिमिटेशन नहीं है और आप जो भी सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। आपके दिमाग में पूरा यूनिवर्स कितने सारे थॉट्स और अपनी नॉलेज को रखने की कैपेसिटी रखता है। तो जादू और किसी में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में ही होता है, क्योंकि अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम पूरी कायनात को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, यही है बड़ों का मैजिक। अगर हम अपने दिमाग पर लिमिटेशन लगा कर रखते हैं, या अगर हम उसे किसी ऐसी चीज से बाउंड करके रखते हैं, या और ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं,
तो हमारा ये मैजिक खराब हो जाता है। हमारे माइंड में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट की तरह है जिस तरह हमारा ये मानना है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एक न्यूट्रल ड्रिल बॉडी की तरह है, क्योंकि हमारे जानने वाले लोग बहुत अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं और हम उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। हमारे यूनिवर्स की चीज बहुत ही ढंग से ऑर्गेनाइज्ड है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, जिसकी वजह से अगर हम यकीन करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को हम एक सुप्रीम पावर की तरह भी देख सकते हैं, जिससे सब बंधे हुए हैं। तो दोस्तों, हमने सीखा कि बिना किसी क्रिया के पेट में कुछ नहीं है, बल्कि बस एक ग्रेट ड्रीमिंग है और हमारा कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाता है। हमारे सारे एफर्ट्स हमें बेनिफिट दिलाते हैं, चाहे हम हारे ही क्यों ना जा रहे हों। और आप अपने मन को एक इलेक्ट्रोड मैग्नेट की तरह रह पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप उन चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं और वो सारी चीजें आपसे अट्रैक्ट होने लगती हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का एक पावर है। मॉरल वैल्यूज और एथिक्स कितने जरूरी हैं एक इंसान को बनाने में। दोस्तों, आपने भी ये जरूर सुना होगा कि बचपन में जब हम कोई भी कोर्स ज्वाइन करते थे तो हमें बताया जाता था कि स्टार्टिंग क्लासेस मिस ना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उनसे ही हमारा बेस बनेगा। और फिर हमें ये बात टीचर्स कभी प्यार से तो कभी डांट कर जरूर समझाते थे कि अगर हमने स्टार्टिंग की क्लास मिस कर दी तो हमें आगे की चीजें कभी समझ में नहीं आएंगी। तो जैसे हम मानते हैं कि 12th क्लास इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन सब से पहले नर्सरी क्लास भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे हमारा बेस क्लियर होता है। तो ये तो रही बचपन की बात। तो अब हम जानेंगे कि बड़े होकर इन सब का क्या महत्व रह जाता है हमारे जीवन में। इसलिए इस एपिसोड में हम समझाने जा रहे हैं गोल्डन रूल के बारे में, जो हमें सक्सेस की ओर ले जाने में मदद करेगा। जो भी प्रोसीडिंग लेसन्स होते हैं, मतलब स्टार्टिंग के लेसन्स, उनमें ज्यादा पावर होती है, क्योंकि वो लेसन्स नहीं गवर्नर की तरह काम करता है। और हम चाहें तो उसे लेसन्स को लीडर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी से हमें पावर मिलती है और आगे वाले फेलियर से कैसे डील करना है, और उसी से हमारी नॉलेज को एक शेप मिलता है। तो दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं इस गोल्डन रूल के बारे में। क्या मतलब है कि हम जो काम दूसरों से करवा रहे हैं, वही काम अगर हम खुद करते हैं तो हम उनके लिए थोड़े कम अनजस्टिस करेंगे, या मान लीजिए उनकी परेशानियां, उनकी सिचुएशंस को भी हम समझेंगे। तो रियल रीजन इस काम को करवाने का ये है कि इससे आप औरों के बारे में भी सोचना सीखेंगे, और यही चीज आपको आपकी सक्सेस के लिए और ज्यादा मोटिवेट करेगी और आपकी मुश्किलों को आसान बनाएगी। 4000 सालों से भी ज्यादा टाइम से जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो गोल्डन रूल को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, गोल्डन रूल कुछ और नहीं बल्कि बस एक एथनिक वैल्यू है कि जो काम हम दूसरों से करवा रहे हैं, अगर वो काम हमें खुद को मिलता तो क्या वो काम हम खुद करते उतने पैसों में। तो एथनिक वैल्यू से हमें ये समझ में आता है कि हम कभी भी किसी अपने एम्प्लॉय के साथ अंडर पेड नहीं रखेंगे और उसके साथ अनजस्टिस नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज हमें उससे ज्यादा काम करवाना है। यही चीज लॉन्ग टर्म में चलकर आपकी कंपनी को बड़ा बनाती है और उसे एक बड़े मुकाम तक पहुंचाती है। आपने वो तो सुना ही होगा कि जो बोओगे वही फसल काटोगे। तो ये आपका प्रिविलेज है या होगा कि उसे टाइम पर, अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो सामने वाले इंसान के साथ कुछ भी अनजस्टिस या उसकी कंडीशंस ना समझकर उसके पैसे काटना या करना। लेकिन गोल्डन रूल के हिसाब से आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। गोल्डन रूल हमें भी दिखाता है कि क्योंकि जो हम देते हैं हमें वही वापस मिलता है। हम यूनिवर्स के इस लॉ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम खुद को नेचर के हिसाब से अडॉप्ट कर लें। और ये अगर आसान शब्दों में समझना है तो हम इस गोल्डन रूल के हिसाब से जैसा हम बोएंगे या जो काम हम करेंगे उसी के हिसाब से रिटर्न या उसका फल मिलेगा। हमें उसी हिसाब से लोगों से काम करवाना चाहिए जिस हिसाब से हम चाहते हैं कि कोई हमसे काम करवाए। ये रूल हमें हमारे हिसाब से इफेक्ट करता है कि जैसे भी हमारे कर्म होते हैं, या तो ये हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा या फिर हमें नेगेटिव इफेक्ट्स देगा।
रूल की मदद से हमारी किस्मत के खुद मास्टर हम बन जाते हैं, और जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो टूल्स की तरह काम करते हैं हमारी किस्मत को बनाने में। बचपन में आपका कोई काम नहीं हो रहा होता था या आपका रिजल्ट आ रहा होता था तो आपको आपके बड़े लोग क्या कहते थे कि बेटा प्रेयर करो, भगवान जी सुन लेंगे, या फिर जब आप कभी भी परेशान होते थे किसी चीज को लेकर तो वो कहते थे कि जाओ जाकर मंदिर में बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा या तुम्हें पॉजिटिविटी मिलेगी। मगर ये बात रही बचपन की, तो क्या आप अभी भी अब जबकि बड़े हो गए हैं तब भी इस बात को मानते हैं? क्या आप अभी भी मंदिर जाने के लिए वैल्यू या प्रेयर की इम्पोर्टेंस को मानते हैं? तो इसका जवाब है कि कुछ लोग इसके लिए कहेंगे हाँ, कि जो प्रेयर या मंदिर के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अब ये हो गया है कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर सब साइंस कोई प्रेयर या पॉजिटिविटी या कोई सुप्रीम पावर हमें गाइड कर रही है। हम ये बोलते हुए ओल्ड स्कूल जरूर साउंड कर रहे होंगे, लेकिन प्रेयर इन प्रेयर एक सीक्रेट और की चाबी है जिससे हमारी सारी फ्री मुश्किलें हल हो जाती हैं। प्रेयर और कुछ नहीं बल्कि एक पॉजिटिविटी है, एक उम्मीद है जिसके जरिए हम अपनी आगे की मुश्किलों को आसान कर लेते हैं। अगर आसान भाषा में हम प्रेयर को समझना चाहते हैं तो मान लीजिए आप जब किसी मुसीबत में फंस गए हों, जैसे कोई कोर्ट केस मान लीजिए, और आपके पास लॉयर करने तक के पैसे नहीं हैं, आप घर आते हैं, आप अपने आप ये बात और घर वालों को बताते हैं और कोई आपका साथ भी नहीं देता है, और तब आप भगवान को याद करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। जो ये उम्मीद होती है वापस फिर से खड़ा होने की, वापस डरने की, जिसे हम रेजिलिएंट बिहेवियर कहते हैं। जी हाँ, प्रेयर करना या भगवान पर विश्वास रखना एक उम्मीद की तरह है जिससे हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। अगर उस वक्त आपको ये प्रेयर या भगवान का सहारा नहीं मिलता तो आप वही हिम्मत हार जाते और आगे नहीं बढ़ते, या हो सकता था आपको ही गलत कदम भी उठाना पड़ जाता। ह्यूमन लाइफ में प्रेयर्स या भगवान का सहारा उतना ही जरूरी है जितना एक बच्चे के जीवन में उसकी माँ का होना। प्रेयर हमें ये सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं, पर अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। हमारे लिए हमारे रिलीजन्स हमें वे ऑफ लिविंग सिखाते हैं, और ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनसे हमें इन सब की शिक्षा भी मिलती है। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर और गॉड को आसान भाषा में समझें तो ये बस और कुछ नहीं, बस एक होप है जो हमें आगे बढ़ाने की हिम्मत देता है। हमारे जो भी धर्म हैं उन सभी से हमें ये वैल्यूज मिलती हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, और हमारे जो भी मॉरल हैं जैसे लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये सब हमारे कैरेक्टर में होने चाहिए। गोल्डन रूल हमें एक अच्छा इंसान बनाना भी सिखाता है। अभी जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब भी हमने एक बात सीखी थी, और वो ये थी कि लर्न टू लिव एंड लेट लिव। ये बात एक शाइनिंग स्टार की तरह हमें गाइड करती है रिलेशनशिप के अंदर। इसका मतलब यह है कि दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करना आना चाहिए, हमें उसकी ओपिनियंस को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी हम खुद को देते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस का बहुत दूसरों पर नहीं डालना चाहिए और ना ही उनसे ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए। आपने बचपन में भी देखा ही होगा जब पेरेंट्स हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस का पोस्ट डाल दिया करते थे तो हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो छोड़ो, पास भी मुश्किल से ही हो पाते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ पेरेंट्स पॉजिटिवली मोटिवेट करते थे और अपने बच्चों को तो वो पढ़ाई में और बाकी करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा स्कोर करते थे। और अब जब हम बड़े हो गए हैं तो ऐसा ही हमारे रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो हमें उसकी आजादी छीनने का कोई हक नहीं है। आपने वो लाइन तो सुनी होगी, एक अच्छा रिलेशनशिप वही होता है जिसमें हम सामने वाले व्यक्ति को जितना बांध कर रख सकते हैं उतने ही उसे मुक्त भी करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन या उसे किसी काम को करने से रोक भी रहे हैं तो हम उसकी आजादी को नहीं छीन रहे हैं। जो उसके फैसले हैं या उसकी ओपिनियंस हैं वो उसकी ही रहेंगे और उनकी भी उतनी ही वैल्यू रहेगी। तो मॉरल वैल्यूज और एटिकेट्स होना उतना ही जरूरी है हमारे जीवन को चलाने के लिए जितना कि हार्ड वर्क और पेशेंस। हम हार्ड वर्क और पेशेंस से सक्सेस तक तो जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके थ्रू सक्सेस पा भी लेते हैं
तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। अगर हमारे पास मोरल वैल्यूज और एथिक्स हैं और ये गोल्डन रूल फिलॉसफी है तो सक्सेस लंबे टाइम तक टिकी रहेगी। सक्सेस का मिलना आसान है, लेकिन उसके साथ जीना और उसे बरकरार रखना बेहद मुश्किल है। तो दोनों हमने मोरल एथिक्स गोल्डन रूल के बारे में समझा और अब जानेंगे हैप्पीनेस की सही अहमियत और उसके मायने। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप बीच काम में उदास हो जाते हैं और फिर आपका उस काम को करने का या तो मन नहीं करता या आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि वो काम पूरा होगा या नहीं होगा, और आप प्लानिंग तो बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन आप उनको अच्छे से एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो बस एक ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो है एंथुसियाज्म की कमी का होना। एंथुसियाज्म का मतलब होता है जुनून। वो हमारे मन का वो स्टेज शो में इंस्पायर करता है कि हम हमारे एक्शंस को टास्क के अंदर बदलें, बल्कि और इससे ज्यादा वो हमें मदद करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में। ये बिल्कुल एक ड्रग की तरह होता है, एक ऐसा मोटिवेशनल ड्रग जो हमें कंट्रोल कर रहा है हमारे काम को जल्दी से खत्म करने में हमारे अंदर, और हमें एक मोटिव दे रहा है काम करने के लिए। बिना इंटेलिजेंस क्या हमारी ड्रीम्स और गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हम एंथुसियाज्म को अपने काम के साथ मिक्स कर देते हैं तो हम और लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देगा और इससे हम आधी नींद के अंदर भी काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने वो तो सुना ही होगा कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे दिलाने में जुट जाती है। तो हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह है। हम अपनी पसंद का कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर फिर थकान भी नहीं होती, क्योंकि हमें हमारा मोटिव क्लियरली दिखने लगता है। आपने भी देखा होगा कि अगर हमारे सामने कोई इतना डेडिकेटेड और फोकस्ड इंसान है जो अपने ड्रीम को लेकर हमारे सामने आता है, तो हमें भी उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी थोड़े और एफर्ट्स डालें और काम करें। इससे हमें ये पता चलता है कि एंथुसियाज्म एक कॉन्टेजियस है, क्योंकि ये अपने आसपास के रेडियस के जितने भी लोग होते हैं उन्हें इफेक्ट करता है और उन्हें भी अपने कामों के लिए मोटिवेट करता है। जब आपका मन बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा होता है एनसीसी की वजह से, तो उसे वाइब्रेशन के स्टिमुलेशन से बाकी के उस रेडियस के अंदर जितने भी माइनस होते हैं वो सब क्लोज कांटेक्ट में उन सभी के अंदर एंथुसियाज्म की एक लहर छाने लगती है। आपने देखा होगा जब भी कोई पब्लिक स्पीकर लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है तो उसके सेंटेंसेस के अंदर लोगों का जो सपोर्ट होता है वो जब उन्हें रिकॉग्नाइज करता है तो उसे अपनी एंथुसियाज्म का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है दूसरों के मन में, और वो अपनी हारमोनी से दूसरों को भी मोटिवेट करता है। हमारे एक्ट्स हमारे वर्ड्स से ज्यादा हमारी एंथुसियाज्म को शो करते हैं। जो सजेशंस होते हैं वो साइकोलॉजी के बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स में से एक होता है। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वो सजेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव सजेशंस हैं, क्योंकि अगर मैं सजेशन नेगेटिव है तो वो हमें सक्सेस की बजाय फेलियर लाके देगा। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो मान लीजिए कि आपके दो दोस्त हैं, एक बहुत मेहनत से पैसे कमाता है और दूसरा लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता है। ये दोनों हमें अपने अपने हिसाब से सजेशंस देंगे। एक आएगा कि हमें मेहनत से पैसा कमाना चाहिए और मेहनत की कमाई से खाना खाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर हमें दूसरा बेईमानी ही सिखाएगा। हमें सही या गलत का पता होना चाहिए और हमें सही और गलत सजेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। हमें कभी भी किसी की भी एडवाइस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो वो कह रहा हो वही हमेशा सही हो। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपने वो बात तो सुनी होगी कि सुनो सबकी मगर करो अपने मन की। ये बात सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइफ को जीने का। हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। हमें एडवाइस हमेशा किसी भी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी एडवाइस गलत होने के चांसेस हमेशा कम रहते हैं। दोस्तों, आज के दौर में जहां इंसान इतनी तरक्की कर रहा है, उसके पीछे का कारण उसका मशीन की तरह काम करने वाला दिमाग है। इंसान जब अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में चीजें ठान लेता है तो वो उसे और अच्छे ढंग से करने की तैयारी में जुट जाता है।
हमारे ब्रेन में नेगेटिव इंप्रेशंस अलग पोर्शन में स्टोर होते हैं और पॉजिटिव इंप्रेशंस अलग पोर्शन में स्टोर होते हैं। जब इनमें से कोई इंप्रेशन कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है तो उसे हम मेमोरी कहते हैं, और अगर जब हम उसे याद करते हैं तो उसके साथ में और भी लिंक बनते चले जाते हैं। डाउट का इंप्रेशंस भी उतना ही जरूरी है जितने पॉजिटिव इंप्रेशंस और नेगेटिव इंप्रेशन जरूरी हैं। डाउट ऑफ इंप्रेशन सीखने को मिलता है कि हमारा कोई भी काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेसिकली यही क्यूरियोसिटी है क्वेश्चन पूछने की। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म को भी दर्शाता है। क्या प्रिंसिपल सारे सेंस ऑफ इंप्रेशन पर अप्लाई होते हैं जो कि ह्यूमन माइंड के अंदर हैं, चाहे वो डर की कोई फीलिंग हो या खुशी का एहसास हो? इतनी जल्दी और ज्यादा डर की फीलिंग कॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती है, उतना कॉन्शियस माइंड को इफेक्ट नहीं करता है। ये सभी फीलिंग्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती हैं। हम कैसे आगे रिएक्ट करेंगे किसी भी सिचुएशन में, वो सभी हमारे पास्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको किसी भी सजेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो आप उसको इंथुसियाज्म के साथ में मिक्स करें। इंथुसियाज्म एक फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा जिससे आपकी रैपिड ग्रोथ होगी और उसमें परमानेंसी भी आएगी। सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास फीलिंग्स का और पास्ट एक्सपीरियंसेस का स्टोरेज बॉक्स है। चाहे हमारा कॉन्शियस माइंड कितना ही अलर्ट क्यों ना रहे, मगर ये बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे करवाता है। आपका टोन और आपके मैनर्स भी इतनी जरूरी हैं जितना कि आपका हार्ड वर्क है। आपकी टीम में से अगर आप कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में काम आता है। जिस भी तरीके से हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर हमारा पर्पस, ऑनेस्टी और विलिंगनेस सब नजर आता है। तो इसका एक फेवरेबल इंप्रेशन बनना सामने वाले पर बहुत जरूरी है। जो भी चीज हम दूसरों को बेच रहे हैं उसको हमें सबसे पहले खुद को बेचना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये सब काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमें इन सब से क्या मिल रहा है, या हमारा एंड गोल क्या है? जो भी काम हम करते हैं वो सब अपनी खुशी के लिए करते हैं। जो भी हमारा एंड गोल होता है वो हमारी खुशी है। जो भी हमारे जितने भी सारे एफर्ट्स हैं सभी हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। इंसान अपनी खुशी के लिए ही कमाता है। जो भी काम वो करता है उसका सबसे बड़ा मोटिव उसकी खुशी ही होती है। खुश रहना जीवन में उतना ही जरूरी है जितना सक्सेसफुल होना, क्योंकि अगर आपको सक्सेस मिल भी जाती है और आप खुश नहीं है तो ऐसी सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। कुछ इंसान छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं तो कुछ को अपने सपनों में भी खुशी नहीं मिलती। इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में संतुष्ट होना, क्योंकि खुशी और संतुष्टि दोनों एक साथ चलती हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हो सकते हैं। अपनी जिंदगी में खुश रहना ही इंसान का मेन एम है। खुशी ही हमें आगे एनकरेज करती है अपने सपनों को पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। आपने भी महसूस किया होगा कि खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है। जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वो कभी बीमार नहीं होते हैं, उन्हें छोटी मोटी बीमारियां कभी नहीं होती हैं। खुश रहने से डिप्रेशन, एंजाइटी और कई तरह की मानसिक बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। अगर हमारे जीवन में खुश रहना ही एक मकसद अगर हम बना लेते हैं और दूसरों को खुश रखने का मकसद रखते हैं तो कई मुश्किलें हल हो जाएंगी। आपने भी देखा होगा कि जो इंसान खुश रहते हैं उसके पास कई लोग आना चाहते हैं, और जो दुखी रहते हैं उसके पास कोई आना नहीं चाहता। जो खुश है वो जल्दी से खत्म हो जाती है, लेकिन दुख की पकड़ मजबूत होती है। किसी के दुख में शामिल होना आसान है, जबकि किसी की खुशी में हिस्सा लेना बहुत मुश्किल है। दुख कॉन्टेजियस है, लेकिन खुशी कॉन्टेजियस नहीं है। आपने भी ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब कोई आपके सामने दुखी होता है, चाहे आप दुखी ना हो, मगर आप अपने दुख याद करके दुखी हो जाते हैं। खुश रहना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपनी थिंकिंग बदलना है और अपने माइंडसेट को चेंज करना है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे नए नए बदलाव आते हैं। दोस्तों, क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो अपने रिटर्न से ज्यादा काम करते हैं, या आप भी उन्हें आर्टिस्ट में से एक हैं जिन्हें अपना काम बेहद पसंद है और जो सिर्फ पैसे कमाने और रिटर्न के लिए काम नहीं करते बल्कि अपनी आर्ट को और इनहांस और स्किलफुल बनाने के लिए काम करते हैं। इंजीनियर अपने काम से बहुत प्यार करता है, वहीं दूसरी तरफ जो डेली मजदूर होते हैं वो अपने काम को शायद ही पसंद करते हैं। पसंद तो क्या, कुछ लेबर को तो अपने काम से ही नफरत होती है। जो काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसे बहुत कम लोग पसंद करते हैं।
उस काम को ज्यादातर नापसंद किया जाता है या उस काम से नफरत की जाती है। अगर कोई आदमी जिस काम में इंगेज है उससे प्यार करे तो काफी टाइम तक काम कर सकता है, वो भी बिना किसी फैटिग के। लेकिन अगर उस आदमी को वो काम पसंद नहीं है तो वो कम समय में ज्यादा थक जाएगा, क्योंकि वैसे अपने शरीर से ज्यादा अपने मन से थक जाएगा। किसी भी इंसान का एंडोरेंस उसके पसंद के काम और नापसंद के काम पर काफी ज्यादा निर्भर करता है। एक आदमी अपने पसंदीदा काम को बहुत जल्दी और आसानी से कर लेता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा इंसान जिसे वो काम पसंद नहीं है वो उतना ही वक्त लगाएगा और उसकी उतनी ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जब प्यार का एलिमेंट किसी भी काम में डलता है तो काम की क्वालिटी अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। सब लोगों ने अपना डिसाइड कर लिया है कि वो सारे काम अपनी अपनी पसंद के करेंगे और जो भी वो काम होगा वो या उस काम से जो भी रिटर्न आएगा वो सब अपने पास रख लेंगे। तो उस हिसाब से उन लोगों की अपनी डेयरी, पोल्ट्री और खुद के कैटल और प्लांट्स हो गए, उनके खुद के स्कूल और प्रिंटिंग प्रेस भी हो गई थी। वहाँ एक वो व्यक्ति आता है जो अपनी इच्छा से उनकी कॉलोनी का हिस्सा बनना चाहता है और फिर वो अपने सारे कामों पर अपने हाथ में आसमान आता है, लेकिन उसे कोई भी काम पसंद नहीं आता है। वो सारे काम करके देखता है जैसे डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, लेकिन किसी को भी उसका काम पसंद नहीं आता है। फिर उसे एक नया काम साइन करने को मिलता है, ब्रिक्स उठाने का, और वो जब उससे पूछा जाता है कि उसे वो काम पसंद आया तो वो कहता है कि इससे अच्छा काम उसने आज तक अपने जीवन में किया ही नहीं था। वैसे जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वही काम करें जो बड़ा हो और वही आपको पसंद हो। हर इंसान का अपना एक अलग जॉब प्रोफाइल होता है जो उसके काम के हिसाब से बनता है। अगर कोई आदमी अपनी पसंद के काम में एंगेज होता है तो उसके लिए ज्यादा काम करने में कोई हार्डशिप नहीं आती है और उसे पैसों से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जो काम हम पसंद करते हैं उस काम को करने के लिए हमें हमारे सबसे करीबी दोस्त और हमारे रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जो भी नेगेटिव सजेशन होते हैं हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के, उनसे हमें हमारी एनर्जी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग के ईयर्स में हमें अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से अपना काम करते रहना चाहिए और वही काम करना चाहिए जिसमें हमें मजा आ रहा हो, और न ही किसी के प्रेशर में हमें कोई काम करना चाहिए। आपको वो तो पता ही होगा, डोंट डू मोर वर्क बट बेटर वर्क, मतलब हमेशा अपने काम की क्वालिटी इंक्रीज कीजिए, ना कि उसकी क्वांटिटी। ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिससे आपको ये हैबिट बना लेनी चाहिए कि जबकि ये फैक्ट है कि बहुत से लोग ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। पैरेलल रीजन ये है कि आप अपनी फर्म के अंदर अगर अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड होंगे, चाहे कितना ही काम क्यों ना हो, सभी लोग आपको आपके काम से जानेंगे। दूसरा रीजन ये है कि आपको जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा सर्विस इसलिए देनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है नेचर का, जिससे आप उस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए आप एक स्ट्रॉन्ग राइट आर्म है और उससे आप एक रस्सी खींच रहे हैं, और जितना आप वो रस्सी को टाइट पकड़ेंगे और जितनी आपकी पकड़ मजबूत होगी उस काम में आप उसको उसी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, तभी आपकी स्किल डेवलप हो पाएगी। जो ब्लॉक्स में होता है, लोहार वो भी होता है, मेहनत भी करता है अपने काम को करने के लिए, और वो सबसे बेहतर और ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करवाता है क्योंकि उसे अपनी स्किल्स इनहांस करनी होती है आगे के काम के लिए। चलिए अब बात करते हैं एक नए लॉ के बारे में जिसका नाम है द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो हम इसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। मान लीजिए नेचर इस लॉ के अंदर काम करती है। जैसे नेचर ने मिट्टी से सीड्स दी हो और फार्मर ने ध्यान से ग्राउंड प्रिपेयर कर लिया हो, उसके अंदर गेहूं के बीज को बोया हो और तब तक वो इंतजार कर रहा है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न उसको वापस देंगे। जो सेट उसने बनाया है वो भी बहुत सारे इंक्रीज के साथ में, पर इस लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर एक आदमी को उतना ही पेशेंट होना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए क्योंकि सॉइल अपनी क्षमता से ज्यादा का खाना नहीं देगी, वो उसे 1 या 2 साल का ही खाना देगी। इसका क्या मतलब है कि आपको बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में सिर्फ आप एक ही बार मेहनत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक बार मेहनत करने के बाद उसका डबल या ट्रिपल रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन तब भी आपको दूसरी बार मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं
वो हमेशा सब बेहतर और ज्यादा सर्विसेज परफॉर्म करने में यकीन रखते हैं अपने पैसों के कंपैरिजन में, जिससे कंक्लूजन निकलता है कि मान लीजिए आप 1 घंटा अपनी सर्विस दे रहे हैं जिसके लिए आपने पैसे नहीं लिए, तो उसे 1 घंटे की जो रिटर्न है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और आपकी ग्रोथ में आपकी मदद कर रहे हैं। जब आप अपनी बेस्ट सर्विसेज देते हैं, अपने लास्ट टाइम के एफर्ट से एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अपनी एजुकेशन का हाईएस्ट फॉर्म में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप ज्यादा और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं किसी को भी, तो आप उस एम्प्लॉयर से भी ज्यादा अपने एफर्ट्स का बेनिफिट आपको मिल रहा होता है। आपका मुकाबला सिर्फ खुद से ही नहीं होता। आप हमेशा ये सोचकर काम कीजिए कि आपने जो अपनी पिछली वाली सर्विस दी थी वो अब आपको उससे ज्यादा अच्छी सर्विस देनी है अपने कस्टमर को। आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो यूनिवर्स है वो आपको और ज्यादा पे करना चाहता है, इतना कि जितना आप शायद संभाल भी ना पाए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा इंटरेस्ट लगाकर आपको पे करता है। हमारी नॉलेज हमारी सबसे बड़ी पावर है और बिना नॉलेज के हम सक्सेस की ओर कभी नहीं जा सकते। आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते जब तक आप अपनी पेमेंट से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर लीडरशिप नहीं आ जाती है आपके ऑक्यूपेशन में। तो दोस्तों, हमने सक्सेसफुल होने के 3 पॉइंट्स जाने, जो कि हैं हर आदमी वो काम अच्छे से करता है जो वो खुद खोजता है, और ये काम वो अच्छे से कर सकता है, और ज्यादा सर्विसेज परफॉर्म करना अपनी पेमेंट से ज्यादा आप उससे भी अपने खुद के गोल सेट करते हैं। और अप्लाइंग द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इस लॉ को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो कैसे ये समझा जा सकता है कि नेचर हमेशा हमें इंटरेस्ट लगाकर रिटर्न देता है, बस हमारी मेहनत करने की देर है। क्या दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि आपके मन में ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं और आप इन थॉट्स के हिसाब से क्यों एक्शंस लेते हैं, या आपके कौन से और सबकॉन्शियस माइंड में क्या लिंक है, और आपको एंजाइटी या डिप्रेशन क्यों होता है जबकि आपकी नॉर्मल लाइफ सही चल रही है? और क्या आप ऑटो सजेशंस यानी दूसरों के सजेशंस या सेल्फ क्रिटिसिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है समझते हैं? और सक्सेस के लिए ऐसी कौन सी छोटी सी चीज जरूरी है तो उसे अचीव करने में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है? तो आज हम इस एपिसोड में सजेशंस और ऑटो सजेशंस के बारे में जानेंगे। ऑटो सजेशन वो टर्म है जो हमारे सारे सजेशंस जो कि सेल्फ एडमिनिस्टर्ड स्टिमुली से हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं 5 सेंसेस के थ्रू। बेसिकली ऑटो सजेशन एक सेल्फ सजेशन है। ऑटो सजेशन को हमारे 5 सेंसेस का मैसेज भी मान सकते हैं, जो डोमिनेटिंग थॉट से हो या हमारे कॉन्शियस माइंड से हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसे हम लॉ ऑफ ऑटो सजेशन कहते हैं। कोई भी थॉट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच सकता है ऑटो सजेशन प्रिंसिपल से, और फिर वहीं से इतिहास फॉर्म होना शुरू होते हैं। अगर हमें हमारे 5 सेंसेस को कंट्रोल में रखना है तो हमें उसके लिए एक्सरसाइज करनी जरूरी है, और ऐसे बहुत सारे केसेस में सब लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो लोग परीबी या और भी कई तरह की मानसिक बीमारियों से गुजरते हैं। हमारी एबिलिटी लॉ ऑफ ऑटो सजेशन को उसे करने की सबसे ज्यादा डिपेंड करती है हमारी कंसंट्रेशन कैपेसिटी पर, जो कि एक डिजायर बन जाती है और एक बर्निंग ऑब्सेशन बन जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो लॉ ऑफ ऑटो सजेशन डिपेंड करता है हमारे कंसंट्रेशन पर, और अगर वो कंसंट्रेशन स्ट्रांग है तो क्विक बर्निंग ऑब्सेशन की तरह फॉर्म होती है। मतलब आपको वो चीज किसी भी कीमत पर चाहिए होती है और आप उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे एब्सोल्यूट फेथ पर काम करता है और हमें बार बार मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। तो इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड और इमेजिनेशन का सही चीज को मैनिफेस्टो करना है, उसे सही चीज के प्रति मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक डेफिनेट प्लान का वेट करें जिससे आप पैसा कमा पाएं। इसके बदले आप एक बार खुद को पैसे कमाने की पोजीशन या उसके अंदर एक्सपेक्ट करें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही आपको आइडियाज देगा कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं और आप उन आइडियाज को कैसे एक्शन में ला सकते हैं। हर काम करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें इंस्ट्रक्शन देगा, और अगर हम उन इंस्ट्रक्शंस को फेथ के साथ फॉलो नहीं करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं रहेगा।
आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो खुद को उस पोजीशन के अंदर देखें कि हाँ, आपके पास पैसे आ रहे हैं। मान लीजिए आपके जनवरी में 5 लाख की सैलरी आ रही है। आगे के 2 महीने के आप उनको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस सैलरी को आप डबल कर पाएं। पर आप मैनिफेस्टो कीजिए कि अगर जनवरी में 5 लाख हैं तो फरवरी में फिर 10 होंगे, कि आप उन्हें और कैसे दुगनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि आपके हाथों में पैसे हैं और उन्हें आप अपनी आंखों से इमेजिन कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को रोज सुबह उठने से पहले रात को सोने के बाद कीजिए। इस इमेजिनेशन के जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करेंगे कि आपके पास इतने पैसे आएंगे और वो आपको बताएगा कि इन पैसों का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है जिससे कि ये डबल हो जाए। बाकी आप मैनिफेस्टेशन वाली पावर के अंदर तो जानते ही होंगे। मैनिफेस्टेशन पावर की मदद से आप कुछ भी पा सकते हैं अपनी मेहनत के साथ। यूनिवर्स बहुत सारी चीजें देने को तैयार है, बस देर है तो सिर्फ आपकी। फिर आप उस लेवल पर आ जाएंगे जब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और आप अपने जहाज के खुद कप्तान हैं। बहुत सारे फिलोसफर्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। हम अपनी किस्मत खुद इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास पावर आ गया है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का, और इसकी वजह से हम इन्फिनिटी इंटेलिजेंस का कॉर्पोरेशन पा सकते हैं जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। डिजायर को मनी के अंदर इन्वॉल्व करके ऑटो सजेशन को उसे करने की, उससे हमें सबसे पहले अपने साथ कॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करना होगा और बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ हमें ऑटो सजेशंस को इस्तेमाल करना होगा। आप इन इंस्ट्रक्शंस को ऐसे मानकर चलिए जैसे कि आप बच्चे हैं। आपको याद है बचपन में जैसे आपको कुछ भी दिया गया, कोई भी नई चीज आप सीखते थे तो आप कैसे उसको एक्साइटेडली सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे क्योंकि आप जीतना चाहते थे। उस वक्त अपने हर खेल में या अपनी क्लास में भी आप उस बच्चे की तरह ही अपने सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आपके इंस्ट्रक्शंस में फेथ लगाया गया है तो आपके बिना किसी शक या ओवर थिंकिंग के फेथ करके अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मान लीजिए कि आप कोई सस्पेंस की किताब पढ़ रहे हैं और अगर उस किताब के अंदर लिखा है कि आपको एंडिंग पहले नहीं पढ़नी है क्योंकि उसमें आपको पेशेंस के साथ हर एक चैप्टर को पढ़ना है और उससे सीख लेनी है, ना कि आप पहले एंडिंग पढ़कर उसकी कहानी का मजा किरकिरा करते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो भी सस्पेंस की कहानी होती है उसमें स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बीच के थोड़े से बोरिंग होते हैं। आप चाहते हैं कि उन बीच के चैप्टर्स को स्किप करके हम आगे के चैप्टर्स पर जाकर अपना सस्पेंस खोल लें, मगर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले पूरे पेशेंस के साथ उस किताब को पढ़ना है और उस किताब से सीख लेनी है और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ में आपको उसे समझना है। दोस्तों, हमने जाना कि हमारे ब्लॉक ऑटो सजेशंस को उसे करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा हमारी कंसंट्रेशन कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो जो हर काम में फोकस रहते हैं और दूसरे वो जिन्हें अपना पसंदीदा काम में मन नहीं लगता। उन्हें हर 30 सेकंड में कुछ नया चाहिए होता है। कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का नुकसान है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से वीडियो वगैरह चल रहे हैं उससे बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता जा रहा है, उनके फोकस में कमी आ गई है। टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं लेकिन उसके थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए या पढ़ने के लिए उसमें कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है और इसी के जरिए हम लॉ ऑफ ऑर्डर सजेशन को पा सकते हैं। हमारे सबसे पॉजिटिव और स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन में से एक है फेथ, क्योंकि इसी के जरिए हम अपना कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें इस बात का भरोसा होगा कि हम ये काम कर लेंगे और हमसे ये हो जाएगा, तो इसके लिए हमें खुद पर फेथ होना जरूरी है। फेथ के बिना हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं और फेथ हमारे अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन का काम करता है। अपने पावर को यूज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि उसी के जरिए आप एक नई चीज को सोच सकते हैं और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड के आइडियाज ही सक्सेस की चाबी है। दोस्तों, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने अतीत में हमेशा खोए रहते हैं और बार बार ये सोचते रहते हैं कि अगर मैं उस वक्त ये कर लेता तो आज ये होता, या मुझे वो नहीं करना चाहिए था, या मेरा अतीत आज मेरे प्रेजेंट का जिम्मेदार है।
अपने फेलियर्स को अपने अतीत का नाम देकर आप उनसे बचना चाहते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि अतीत जरूरी जरूर है, मगर इतना जरूरी नहीं कि वो आपके प्रेजेंट में इंटरफेयर करे। हम इसे आसान भाषा में आपको समझाना चाहें तो आप इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पर आपने पहले भी कई इंटरव्यू दिए हुए हैं जिनमें आप रिजेक्ट हो गए थे। पर अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं कि इस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं, या ये इंटरव्यू भी दूसरे इंटरव्यूज की तरह तो नहीं होगा। हम समझते हैं आपका ये सोचना सही है, मगर अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप अपने प्रेजेंट पर कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। आपकी वेल्थ और पीस ऑफ माइंड दोनों आपस में रिलेटेड है, इसीलिए हर छोटा छोटा काम भी सक्सेस मांगता है। जब आप किसी भी मिसफॉर्च्यून से मिलते हैं, मतलब आपके साथ जब भी कुछ गलत घटे तो होता है, या जो कुछ गलत होता है तो आप उसे अपने पास में छोड़ दीजिए, उसे अपने फ्यूचर अचीवमेंट के अंदर आने ही मत दीजिए और अपने प्रेजेंट के अंदर उसको ना सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी मेहनत का वक्त जाया होगा। हमेशा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार फेल होने के बाद सक्सेस उन्हें इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि वो बार बार फेलियर होने के डर से उभर ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अगर मैं एक बार फेल हो गया तो अब मैं दोबारा से फेल हो जाऊंगा। तो आप कभी भी अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट या फ्यूचर पर हावी ना होने दें। हम हमेशा अपने प्रेजेंट में वेल्थ को और पीस ऑफ माइंड को ढूंढते हैं, लेकिन अगर हम अपने पास्ट को लेकर चलेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट के दरवाजे बंद नहीं करेंगे तब तक प्रेजेंट और फ्यूचर आपके लिए नए दरवाजे नहीं खोलेगा। तो इससे ना तो आपको वेल्थ मिलेगी और ना ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अगर हम इस बात को सिंपली समझना चाहते हैं तो ये बस मन का खेल है, क्योंकि अगर हमने पीस ऑफ माइंड को पाने के लिए कुछ आदतों को नहीं बदला और कुछ नई आदतें डेवलप नहीं की, जैसे कभी भी नेगेटिव ना सोचो, ना ही अपने नेगेटिव थॉट्स को खुद को इफेक्ट करने दो, हमेशा पॉजिटिव सोचो और एक्सरसाइज करो और अपने कॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो और मोटिवेटेड रखो, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइम से अच्छा हीलर और कोई नहीं होता। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि वक्त हर गहरे से गहरा जख्म भर देता है, तो टाइम से बड़ा जादूगर और कोई नहीं है। इसलिए अपने सारे पूरे एक्सपीरियंसेस, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फ्रस्ट्रेशंस के दरवाजे बंद कर दीजिए। फिर देखिए, जो सबसे बड़ा जादूगर है टाइम, वो कैसे पास्ट के दुख दर्द और गलतियों को हमारे प्रेजेंट की रिपोर्ट्स, सक्सेस और हैप्पीनेस में बदलता है। नट हैम्सन, एक नॉर्वेजियन इमिग्रेंट जो हर चीज में फेल हो गया था, जो भी उसने अपनी कंट्री में ट्राई की। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन में उसने किताब लिखने के बारे में सोचा, अपनी ही स्ट्रगल्स के बारे में, और उसकी किताब का नाम था हंगर, जिसने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जीता। और हैम्सन के टेरिबल एक्सपीरियंस ने ही उसे रिच और फेमस इंसान बनाया। आप कभी भी अपनी लाइफ के ग्रेट प्लान को पूरी तरीके से नहीं देख सकते। आप अपने सारे दुखों को अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर आप अपने सारे दुखों को एक साइड रख दें कि इन सब आपको एक ग्रेटर और अच्छे एक्सपीरियंस आने वाले हैं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि आपने कभी किसी से प्यार किया है और कभी आपका दिल सच में टूटा है कि आपको इस दुनिया में कोई खुशी ही नजर नहीं आ रही है और आप चाहते हैं कि स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लें या इन सब को खत्म करें। या फिर आपको ये लग रहा है कि जिस इंसान को आपने खोया है उसकी जगह दुनिया में और कोई इंसान नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपके मन में एक उम्मीद जरूर होती है। बुरी फीलिंग हमेशा बुरा नसीब लेकर आती है, क्योंकि अगर हम बार बार अपने मन में गलत फीलिंग्स रखते हैं कि ये होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है, तो हमेशा यूनिवर्स वही चीज अट्रैक्ट करके हमें रिटर्न में देगी। अगर आप हमेशा बुरा सोचेंगे तो हमेशा आपके संग बुराई होगा। अपने पास्ट को अपने फ्यूचर में दखल ना देने दें। आप कभी खुद को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो खुद को सक्सेस दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रिंसिपल है जिससे आपकी वेल्थ इंक्रीज हो गई। और वैसे ही पीस ऑफ माइंड भी। जब एक इंसान खुद को ढूंढ लेता है तो वो और तरीके ढूंढता है कि वो कैसे ज्यादा पैसा कमाए
और कैसे खुद को बेहतर बना सके। आपसे कभी पास्ट में बहुत बड़ी गलती हो गई है, जैसे डिसऑनेस्टी या कोई और, तो आप उसे सिर्फ गलती ही मान के रखें कि आपके लिए वो गलती नहीं गुनाह है, लेकिन वो आपका पास्ट है, तो उसे पास्ट में ही रहने दीजिए, क्योंकि इससे आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा और आप अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अतीत को हमेशा अतीत ही रहने दें। मैंने सुना है कि हम कभी भी अपने लव वन की डेट से ओवर नहीं हो पाए, ये कभी भी उसे दुख से मूव ऑन नहीं कर पाए, लेकिन यही चीज है जो हमें शेप देती है। ये हमारे दुख, हमारी खुशी और जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस आते हैं लाइफ में, यही पर्सनैलिटी को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन आप ये कभी ना भूलें कि आपका इन सब के ऊपर कंट्रोल है। आप अपने दुखों को कंट्रोल करके और अपनी खुशी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। और डेथ इनएविटेबल ट्रुथ है, जिसे हम नहीं टाल सकते, क्योंकि ये हमारा शरीर है जो सॉइल और 5 तत्वों से बना हुआ है, और ये कभी न कभी मिट्टी में मिल ही जाएगा। तो आपको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, और आपको अपने अटैचमेंट इश्यूज पर काम करना होगा। आपको डिटैचमेंट का प्रोसेस आना चाहिए। सबके लिए स्पिरिचुअलिटी को भी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपने पेन से रिकवर होने में, क्योंकि ग्रीफ आसान नहीं है, वक्त देना होगा, लेकिन आप इसी पर पूरा निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए भी नहीं रुकती है। आपको खुद को मजबूत करना होगा। आप उन चीजों को याद कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी यादों में डूब नहीं सकते, इससे आप खुद को मेंटली हर्ट करेंगे। आप बस अच्छी आदतों को याद कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए। हर हार से हमें इसका इक्वल या उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। हमें हमारे पास के रिग्रेट और फाइट्स को जाने देना चाहिए, ताकि हमें मेंटल पीस मिलता रहे, हमारा मेंटल पीस सही रहे। अगर हम अपनी लाइफ में ग्रजेस रखेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, क्या आप भी जिंदगी में हारा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अगर एक बार किसी चीज में हार गए तो फिर उसमें एक्सपर्ट होना मुश्किल है, या हार कर जीत नहीं सकते, या फिर एक बार अगर हार गए तो सोसाइटी के आगे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी? द प्रोसेस ऑडियो बुक के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम हारते हैं या अपने किसी भी काम में फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें कभी जीत ही नहीं सकते या हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बल्कि उस हार में ही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। हार इसलिए होती है क्योंकि जब हम हारते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और हमें हमारी हार से सीखना चाहिए कि अगर हम एक बार गिरे हैं तो हम वापस खड़े होंगे। क्या आपने कभी ये देखा है कि जब भी हम अपने मुंह के बल गिरते हैं, तो जब हम मुंह के बल गिरते हैं तो हम उसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, और जब हम वापस खड़े होते हैं तो हार भी बिल्कुल उसी तरह है। जब हम हारते हैं तो हम एक स्टेप अपने करियर में, अपने काम में जरूर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें हमारी गलतियां दिख जाती हैं और हमारा ओवर कॉन्फिडेंस चला जाता है। और फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, फेल और पेन दोनों एक ही भाषा के हैं, जो नेचर सबके साथ बतलाता है अपनी गलतियां बताने के लिए। जब एनिमल्स फेल होते हैं तो वो वापस खड़े होने के लिए एक अलग से उनके अंदर जोश आ जाता है, और जब हम फिट होते हैं तो हमारे अंदर हम्बलनेस और विजडम और अंडरस्टैंडिंग करने का पावर बढ़ जाता है। ये बिल्कुल हमारे करियर के टर्निंग पॉइंट की तरह है। अगर हम फेलियर को हार की तरह नहीं, बल्कि एक टेम्परेरी इवेंट की तरह लें और इसे अपनी ब्लेसिंग या किसी भी अच्छे पॉजिटिव रूप में लें, तो फेलियर हमें जरूर आगे लेकर जाएगा। हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल है, वो बिना किसी फेलियर के अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंचा है, और हार बहुत बड़ी बात है, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एडिसन को तो जानते ही होंगे, जिसने बल्ब की खोज की थी। दोस्तों, एडिसन 10,000 से ज्यादा बार फेल हुए थे एक बल्ब को डिस्कवर करने के लिए, और फिर उसके बाद उनका एक फार्मूला काम कर गया था। अगर वो हार कर रुक जाते तो आज हमारी दुनिया रोशन नहीं होती, हमारे अंधकार में रातों को उजाला नहीं मिलता। अगर एडिसन उस वक्त ट्राई नहीं करते तो हमारी स्ट्रेंथ हमेशा हमारी वीकनेस से ही आती है। जब तक हम किसी मुश्किल सिचुएशन में नहीं होते अपनी लाइफ में, तब तक हमें नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि हम उसे फेस कर लें। इसीलिए मुश्किल सिचुएशन का आना भी उतना ही जरूरी है,
कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो भगवान अपने आप शक्ति देता है उससे लड़ने की। हर कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करता कि वो एक पूरा खिलता हुआ हमें फूलों भरा बेनिफिट देगा, लेकिन वो एक फेज है जिसकी मदद से हमें कुछ बेनिफिट होता है। हम कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। ये जो बीच में हमें मिला हुआ है हार का, इस समय हम सीखते हैं कि हम इसको अच्छे से पहचानें, इसको नजरअंदाज ना करें, इसे कल्टीवेट करें अपने डेफिनिटी ऑफ पर्पस से, ताकि वो वापस कभी स्प्राउट ना हो। आसान भाषा में अगर हम आपको समझाना चाहें तो इसका ये मतलब है कि हम हार को उसी तरीके से पहचानें कि ये हार कभी वापस ना आए और अपनी गलतियों में सुधार करें। हार जाते हैं तो हमें कभी भी अपने लॉसेस को अकाउंट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने गेन्स और एसेट्स को बचाकर रखना चाहिए, ताकि जो भी हमारा लॉस हुआ है उससे हमें ये पता रहे कि अभी भी हमारे गेन्स और एसेट्स हमारे लॉसेस से ज्यादा है। पॉजिटिविटी भी उससे आती है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं ना कि जब तुम कमाओ तो अपने से नीचे वाले लोगों को भी देखो कि तुमसे नीचे कितने लोग हैं, तो तुम्हें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन का पता चलेगा और तुम अपने ऊपर वाले लोगों को सेंस ऑफ मोटिवेशन की तरह देखो। हम आपको मेजर कॉजेस बता रहे हैं पर्सनल फेलियर के। अब जैसे कि कुछ चीजें हैं जिन्हें आप रिजॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आदतें जिनमें से आप मान लीजिए कि लाइफ को बिना पर्पस के जीना, लाइफ को बिना पर्पस के अगर आप जीते हैं तो हमारे किसी भी काम में फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरों के कामों में क्यूरियोसिटी को रखना बेसिकली दूसरों के कामों में अपनी टांग अड़ाना है। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखना या फिर मैनिफेस्ट करना बहुत अनकंट्रोल्ड चीजों को और अपॉर्चुनिटीज को मिस करना है। बिना एम्बिशियस के रहना, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, खुद पर इमोशनल कंट्रोल ना होना, किसी गलत इंसान से शादी करना या गलत ऑक्यूपेशन चूज करना, एडजस्टमेंट करना ना आना और अपनी जबान पर कंट्रोल ना रखना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, हमेशा डिसलॉयल रहना अपने काम के साथ हमें फेलियर की ओर लेकर जाता है। वैसे डिफीट के कुछ फायदे भी हैं और उन फायदों में से एक ये है कि डिफीट हमें हमारी बुरी आदतों को रिवील करवाती है और हमें हमारी नई एनर्जी को दिखाती है, जिससे कि हम और बेहतर हैबिट्स के साथ स्टार्ट कर सकें। डिफीट हमारे प्राउड को हमारी तरफ भेजती है और बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप में चेंज कर देती है, जैसे कि लॉयल्टी, और हमें डाउन टू अर्थ बनाती है। डिफीट हमारे विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बार बार चैलेंजेस को देखकर हम और ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए डिफीट की तरह। हाँ, मुझे पता है कि मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि डिफीट की तरह हमें अपने एटीट्यूड को कैसे मास्टरी करना है, ये जरूरी है, क्योंकि या तो हम इसे इसके लॉसेस की तरह देख सकते हैं या फिर गेन की तरह। डिफीट किसी के लिए तो अपॉर्चुनिटीज का भंडार है, वहीं दूसरों के लिए वो फुल स्टॉप लगा देता है करियर पर। डिफीट को हम कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मेलोन्स का विजन है कि हार यानी डिफीट के साथ एक इक्विवेलेंट बेनिफिट का सीट निकलता है। आप हमेशा ही याद रखिए कि जैसे ही नया सवेरा होता है उसी के साथ हमारा सोल भी वापस जन्म लेता है। रीबर्थ इसीलिए होता है क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी है हमारी डिफीट के पीछे। रीबर्थ से हम और ताकतवर होकर बाउंस बैक करते हैं अपनी सारी परेशानियों पर। अगर हम डिफीट को एक इंस्पिरेशन की तरह लें और इससे हमारा कॉन्फिडेंस वापस आता है और डिटर्मिनेशन के साथ सक्सेस को अचीव करना, तो ये बहुत आसान है। सबका सीक्रेट है हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सक्सेस को अट्रैक्ट करता है और हमें वो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा चाहिए जब हम डिफीट से जूझ रहे हों। हमें हमारी आवाज को डबल कर देना चाहिए जब हम डिफीट को अपनी लाइफ में फेस करें, और हमें डिफीट को फेलियर की तरह नहीं बल्कि एक टेम्परेरी इवेंट की तरह लेना चाहिए जो कि हमारे लिए ब्लेसिंग है। हमें कभी भी अपने लॉसेस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम हार गए हैं तो अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है जीतने को, और अभी भी हमने बहुत कुछ हारा नहीं है। फेलियर के मेजर कॉजेस हमेशा हमारे एटीट्यूड के अंदर ही होते हैं, और इतना चाहिए कि हम अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज करते हैं और कैसे फेलियर से सक्सेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं। फेलियर भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि सक्सेस। फेलियर हमें हमारी गलतियों को दिखाती है और हमें ये सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए। एक पीरियड सबसे अच्छा टीचर होता है क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया होता है
और उसे ये सब पता होता है कि अगर वो ये सब करेगा तो फेल हो जाएगा। इसीलिए जो फेल होता है उसके पास सबसे अच्छी एडवाइजेस होती हैं सक्सेस को लेकर। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं? या आपको भी लगता है कि अमीर होना हमारे बस में नहीं है? या आप भी हर वक्त अपनी किस्मत को लेकर रोते रहते हैं? या आपको भी हर जगह गरीबी दिखाई देती है? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। दोस्तों, जो गरीबी है वो एक नेगेटिव कंडीशन है हमारे मन की, जो प्रैक्टिकल हमारे लिविंग एक्सपीरियंसेस से होते हैं। हर इंसान की लाइफ में बेसिक फियर होते हैं और उनमें से एक है पॉवर्टी। 6 फियर्स को इंसान कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो अपनी इस गरीबी के डर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग गरीब पैदा हुए होते हैं और वो अपनी उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ये मान लेते हैं कि अब हम कभी अमीर नहीं हो पाएंगे, और यही सबसे बड़ी गलती है। और यही हर गरीब के जीवन का रीजन है कि वो क्यों गरीब है। जिन लोगों ने पॉवर्टी पर अपनी ताकत हासिल की है वो लोग रिच जरूर हुए हैं, मगर उनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज भी बढ़ी हैं। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो पैदा जरूर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से और अपने जुनून से अपनी काबिलियत पर अपने कामों में सक्सेस पाई है और वो रिच बने हैं। जो इंसान अपनी पॉवर्टी को, अपने गरीबी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कभी भी उनसे बाहर नहीं निकल सकते। और गरीबी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसे टाला नहीं जा सकता। अगर हम मेहनत करें तो गरीबी यूं ही जा सकती है। हमें बस खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। भगवान हमें गरीब इसलिए बनाते हैं ताकि हम मेहनत करें और अपने सपनों को हासिल कर पाएं। हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे जब तक हमें उससे बेहतर चीज न दिखाई दे रही हो या हम टॉर्चर ना हो रहे हों। हमें अपने सपनों को पाने के लिए टॉर्चर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम टॉर्चर नहीं होते हैं तब तक हमारे मन में वो जुनून नहीं आता है कि हम अपने सपनों के लिए काम करें। गरीबों के लिए भी बहुत फायदे हैं, जैसे कि इंसान को खुद पर भरोसा रखना आ जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की कितनी जरूरत है जीवन को जीने के लिए। पॉवर्टी की वजह से हम अपना नसीब खुद लिखना चाहते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग लिखते भी हैं जो गरीब होते हैं, और फिर जब वो मेहनत करके अमीर बनते हैं तो उनका मैनकाइंड के अंदर हमेशा ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है पैदाइशी अमीर लोगों के बजाय। आपने हमेशा देखा होगा कि अमीरों का बच्चा हमेशा सॉफ्ट एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं और वो अंदर से बहुत सेंसिटिव होते हैं और नाजुक होते हैं, और वहीं गरीबों के बच्चे हमेशा हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा रफ एंड टफ बनकर रहते हैं। अपने एपीजे अब्दुल कलाम का वो कोटेशन तो आपने सुना ही होगा कि गरीब परिवार में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपकी गलती है। इसका ये मतलब है कि कहाँ हम जन्म लेते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं और रिच बन सकते हैं। और हाँ, ये सच बात है कि किस्मत हमेशा रईस लोगों के पास ही होती है। अब गरीबी एक श्राप है या वरदान, ये तो बस हमारे सोचने पर निर्भर करता है कि हम गरीबी को कैसे देखते हैं। अगर हम गरीबी को लाचारी या एक ऐसी मुसीबत मानते हैं जो कभी हल नहीं हो सकती तो वो वही है, और वहीं दूसरी ओर अगर हम गरीबों को बस एक चैलेंज की तरह लेते हैं और ये मानकर चलते हैं कि हमें इसे दूर करना है तो वो वही है। गरीब होना और अमीर होना सबसे पहले सिर्फ हमारे माइंडसेट का एक खेल है। गरीब लोगों के जो थॉट्स होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, और अमीर लोगों के थॉट्स हमेशा उनसे अलग होते हैं। हाँ, ये सच है कि गरीब होना और अमीर होना दोनों ही मुश्किल काम है, और इसीलिए लोग डरते हैं कि अगर वो गरीब हैं तो वो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अलाउ करते हैं अपने डोमिनेटिंग थॉट्स को, जो उन्हें डरा कर रखेंगे कि वो गरीब हैं और वो कभी खुश नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो वो चाहेंगे वो कभी उन्हें नहीं मिलेगा। मुझे आज भी अपने बचपन में गरीबी पर स्पीच देना याद है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही चीज को देखा था पूरे बचपन में, और वो थी गरीबी। पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो गरीबों वाली स्पीच सभी के दिलों तक पहुंची होगी। वो इस स्पीच कुछ इस तरह की थी कि एक जगह है जिसे हम घर कहते हैं, लेकिन वो बस हम लोगों के लिए एक मजबूरी और एक बेबसी है। हम सब लोग कहते हैं जो अच्छे से फिजिकली एबल्ड हैं, जो सब काम कर सकते हैं, पर हमें कोई जरूरत भी नहीं है कि इस गरीबी को एक्सेप्ट करें, जब हम ये जानते हैं कि ये कुछ और नहीं, बस हमारी ही लेजीनेस का नतीजा है।
अगर हम यहीं रहकर कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो इनके लिए आगे चलकर हमारे बच्चे भी बस इन्हीं के अंदर रह जाएंगे। हमें कभी भी गरीबों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उसे अपनी मेहनत से बदल देना चाहिए। हमारा पहला कदम होना चाहिए वैसे ही गरीबी से खुद को बाहर निकालने के लिए। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जिसे अगर हमने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो हम इसका इलाज कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं, मगर गरीब रहना सही नहीं है। गरीब होना एक बहुत एक्सपीरियंस की बात है लाइफ की, क्योंकि आप उसमें कम चीजों में जीना सीखते हैं, आपको बचत करने आने लगती है और आप पैसों की कीमत को समझते हैं। भगवान हर गरीब के अंदर इतनी शक्ति जरूर देते हैं कि वो अपनी स्थिति बदल सके, और अपनी स्थिति को बदलना गरीब के हाथ में होता है कि वो अपने गरीबों को, अपनी गरीबी को कैसे देख रहे हैं और उसे बदल रहे हैं। गरीबी कुछ वक्त के लिए वरदान है तो एक जिंदगी भर का श्राप भी है। ये बस हमारे मेंटल एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को प्रिविलेज लेते हैं कि वो अमीर घर में पैदा हुए हैं, लेकिन ये बात सिर्फ उनके माँ बाप या उनकी पुरानी पुश्ते ही जानती हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या खोया है इतना सब पाने के लिए। लोग कहते हैं कि भगवान ने सबको अपनी किस्मत लिख कर भेजी है, पर मेहनत और लगन किस्मत को भी बदल देती है। आपके अंदर बस जज्बा होना चाहिए अपनी तकदीर को बदलने का और सब कुछ हासिल करने का। यूनिवर्स आपकी झोली भरने को तैयार बैठा है। गरीबी से आजाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हम गरीबी को एक चैलेंज के रूप में देखते हैं तो ये वरदान है, और अगर हम इसे लाचारी और बेबसी के रूप में देखते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए श्राप है। तो ये बस हमारे नजरिए की बात है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि स्ट्रगल के बगैर जिंदगी में कुछ नहीं होगा? मगर क्या आपको भी लगता है कि हमारे स्ट्रगल एक ऐसी स्टार्टिंग है, और अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्ट्रगल काउंट हो रहा है हमारे सपनों को पाने में, या फिर हमारी डेली लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है? वो स्ट्रगल है और क्या है? वो हमें अपने सपनों तक लेकर जाने के लिए कारगर है, और क्या सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ स्ट्रगल ही होना चाहिए? तो हम आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं। स्ट्रगल करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम इसी के थ्रू डेवलप होते हैं और हमारी प्रोग्रेस होती है और हम रेजिस्टेंट बनते हैं। जिंदगी में जन्म लेने से लेकर मरने तक कुछ न कुछ स्ट्रगल तो चलता ही रहता है, और इस स्ट्रगल से हर इंडिविजुअल लड़ता है। एजुकेशन में इंटरनल स्ट्रगल है, क्योंकि इसके अंदर हर दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक लाइफ टाइम जॉब है। हेल्थ का ध्यान रखना इंटरनल स्ट्रगल के अंदर आता है, क्योंकि उसे हम बहुत सारे एनिमेशन प्रोटेक्ट करना होता है। और जो स्ट्रगल है खाने को लेकर, रहने को लेकर, और अपॉर्चुनिटी को लेकर, जॉब को लेकर, और अपने ही प्रोफेशन में एक पहचान बनाना और अपने ही बिजनेस को चलाना, ना कि बैंकरप्ट हो जाना, इन सब में स्ट्रगल है। स्ट्रगल ही आदमी को सुलाने से लेकर उसके सेल्फ सेटिस्फेक्शन या लेजीनेस या उसे अपने कामों में ऊपर लेकर जाने का काम करता है। जो हमारी ताकत होती है, फिर चाहे वो फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, ये हमारे स्ट्रगल का ही प्रोडक्ट है। हमारी लाइफ में किसी भी चीज को स्ट्रगल करके अचीव कर सकते हैं। लाइफ के किसी भी फॉर्म में डेथ हमेशा खाली रहने से आती है। नेचर सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन हमारा खालीपन या यूं ही बैठे रहना नहीं। नेचर कांस्टेंट चेंज को हमेशा फॉलो करती है। नेचर का मोटो है कीप मूविंग एंड पेरिश। इसका मतलब है कि अपना काम करते रहिए, किसी के लिए भी रुके नहीं। इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्ट्रगल करना और रेजिस्टेंट होना हम नेचर से ही सीखते हैं कि कैसे जब गिर जाएं तो वापस खड़े कैसे होना है, और लड़ने के लिए खुद को तैयार कैसे करना है। नेचर हमेशा हमें कुछ रूल्स बताती है लाइफ जीने के लिए, जैसे आपको हमेशा स्ट्रगल और हार्ड वर्क करना होगा अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, क्योंकि इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और एक लाइफ कभी किसी के लिए नहीं रुकती। मतलब हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ग्रीफ तो फील किया ही है। जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो फिर हमारा जीने का मन नहीं करता, मानो उस वक्त ही थम सा गया हो। मगर जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। आपको मूव ऑन करना ही होगा, और आप करेंगे भी। आपको कॉस्मिक हैबिट फोर्सेस के प्रिंसिपल्स के बारे में पता है? अगर नहीं है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको पता है सबसे मजबूत पेड़ वो नहीं होते जो जंगलों में प्रोटेक्टेड रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो रोज हार्श वेदर कंडीशन से लड़ते हैं, जैसे तेज हवाओं का चलना और तूफान वगैरह, और हर चीज का डट कर सामना करना। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव और सॉफ्ट होते हैं लाइफ के रेजिलेंस को फेस करने के लिए,
मगर कुछ को लाइफ बचपन से ही तैयार करके रखती है। सबकी लाइफ का अलग फेस होता है और सब अलग अलग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इन सब का मेजर पार्ट हमारा बचपन ही होता है। जो बच्चे अनाथ होते हैं उनके अलग स्ट्रगल्स होते हैं और वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, उनमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत होती है। वहीं दूसरी ओर जो बच्चे ओवरली पैम्पर्ड मतलब ज्यादा लाड प्यार में पले बड़े होते हैं, वो लाइफ के स्ट्रगल्स के लिए उतनी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाते हैं। और किसने कहा कि स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा? स्ट्रगल कभी न कभी तो खत्म जरूर होता है। स्ट्रगल बस चेंज होता रहता है। बचपन में स्कूल में टॉप करने का स्ट्रगल, फिर बड़े होकर जॉब के लिए स्ट्रगल, और फिर लास्ट में हेल्थ और जीने के लिए स्ट्रगल। नेचर के कुछ स्ट्रगल्स में पेन जरूर होता है, लेकिन नेचर उस पेन के बदले हमें स्ट्रेंथ और विजडम देती है, जिसमें हमें जो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है। स्ट्रगल का कोई डेफिनेट मेजर नहीं है, क्योंकि किसी का स्ट्रगल कम है तो किसी का ज्यादा है। ये सब हमारी लाइफ बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। हमें सबसे पहले अपने ऑब्स्टिकल्स को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, किसी भी स्ट्रगल से पहले। इससे हमारा स्ट्रगल थोड़ा आसान हो जाता है। हर किसी का अपना अलग स्ट्रगल होता है। हिस्ट्री हमें साफ साफ ये दिखाती है कि जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं अभी तक, उनकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी स्ट्रगल का है। ज्यादा लेजी होना है उनके लिए फ्यूचर किसी फ्यूनरल से कम नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ चेंज के हिसाब से सबको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा अपनी अपनी जिंदगी में, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वरना उनके जीवन का, उनके जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सक्सेसफुल होने के लिए जितना आपको पेशेंस की जरूरत है, उतना ही आपको स्ट्रगल करने की भी बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा मुश्किल फाइनेंशियल स्ट्रगल में आती है, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपको पैसे देने वाला कोई नहीं होता, कि लड़ाई उस वक्त भूख से, अपने काम से और भी बहुत सारी चीजों से बढ़ जाती है। डिसअपॉइंटमेंट्स आपके स्ट्रगल में खाद की तरह होते हैं। जितने ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिलेंगे, आप उतना ज्यादा ग्रो करेंगे लाइफ में। आपको अपने स्ट्रगल्स में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा स्ट्रगल आसान हो जाता है जब हम लॉ ऑफ कॉस्मिक हैबिट फोर्सेस को समझ लेते हैं। इस कॉस्मिक हैबिट फोर्स के अंदर यह है कि ये सारी हैबिट्स का कंट्रोलर है। जितने भी हमारे नेचुरल लॉस हैं, जो हमारा क्रिएटर है, जो भगवान है, वो हमेशा हमें हमारे रिटर्न देता है। जितनी आप मेहनत करते हैं और जितना हमारा स्ट्रगल होता है, हर सिचुएशन में अच्छा होता है। बस हमें हमारे मेंटल एटीट्यूड से उसे देखने का नजरिया आना चाहिए। हमें एक बार ये समझना होगा कि लाइफ का जो पर्पस है वो हमारी स्ट्रगल के एक्सपीरियंस के थ्रू जाता है, और हमें उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि स्ट्रगल एक जरूरत है स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, क्योंकि जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हम उन सिचुएशंस में जाते हैं जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले थे। मतलब हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए और कुछ नया करने के लिए और सीखने के लिए हम तैयार होते हैं। हर इंसान का अपना एक अलग स्ट्रगल होता है। जितने भी हिस्टोरियन हैं, उन सब का अपना एक अलग स्ट्रगल है। उन सब की अपनी अलग ऑब्स्टिकल्स थे अपने अपने रास्तों में, और उन्होंने उन सभी ऑब्स्टिकल्स का डटकर सामना किया। अगर हम अपने फादर ऑफ द नेशन की बात करें, यानी महात्मा गांधी की, तो उन्होंने अपना जीवन स्ट्रगल में गुजारा हमें आजादी दिलवाने के लिए। और ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे भगत सिंह, उन्होंने बचपन में ही फांसी लग गई थी अंग्रेजों के कहने पर। तो शुरुआती दौर से हर इंसान का अलग स्ट्रगल रहा है, लेकिन कभी भी किसी ने हार नहीं मानी, और जिन्होंने हार नहीं मानी वही लोग इस दुनिया में अपने नाम कर गए। स्ट्रगल के जरिए हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं जो भी हमारा मकसद है उसके ऊपर, क्योंकि इससे हम मैनकाइंड के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ स्ट्रगल्स हमारे अपने नहीं होते, कुछ हम अपने देश के लिए और परिवार के लिए करते हैं। कुछ लोगों के स्ट्रगल्स, जैसे कि डॉक्टर, IAS ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इन सब के स्ट्रगल्स मेजरली मैनकाइंड की तरह डोमिनेटेड रहते हैं। यहाँ ये कह सकते हैं कि दूसरों के लिए कैसे काम करना है और कैसे अपनी आने वाली जनरेशन को सेफ रखना है। जैसे एडिसन है, आइंस्टीन है, न्यूटन है, इन सभी के स्ट्रगल्स मैनकाइंड के लिए हुए हैं। उन्होंने अर्थ के ऊपर कंट्रीब्यूट किया है। हमने आखिर में सीखा कि मूविंग का मतलब यह है कि कभी भी किसी के लिए रुकना नहीं है। हमारा ध्यान हमेशा अपने कर्मों पर होना चाहिए, ना कि हमें फल की इच्छा करनी चाहिए। आपने वो सुनाई होगा कि जो इंग्लिश की कहावत है, द शो मस्ट गो ऑन। ये जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती, और यही है लॉ ऑफ चेंज, जो कि नेचर का, जो ये बताती है कि चेंज इज ओनली कांस्टेंट, मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है।
हमें डिटैचमेंट और मूव ऑन करना आना चाहिए, चाहे वो फिर हमारे अपने हों या फिर हमारी अपनी चीजें। अगर हमें कीप मूविंग वाला प्रिंसिपल समझ में आता है तो हमारी लाइफ में कई चीजें आसान हो जाती हैं। फिर हम अपने एक ही दुख को लेकर नहीं बैठेंगे और न ही हम अपनी एक खुशी को लेकर बैठेंगे। हम एक सिद्ध पुरुष की तरह सिर्फ आगे बढ़ेंगे और विकास के बारे में सोचेंगे। हमारा सबसे ज्यादा ध्यान विश्व कल्याण की ओर रहेगा कि हम कैसे अपनी कंट्री की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करें और हमेशा हर हाल में खुश रहें। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि जो लोग हमेशा खुश रहते हैं या पॉजिटिव रहते हैं उनसे लोग हमेशा अट्रैक्टेड रहते हैं, या फिर कुछ लोग जिनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है जिससे उनका काम मिलने में भी आसानी रहती है और वो जहां भी जाते हैं उन्हें हर जगह एप्रिसिएशन और अप्रेजल मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के बारे में सुना है जो कि सक्सेसफुल होने के लिए और हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है? तो आखिर है क्या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और हम कैसे अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस कर सकते हैं? तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी है जो हमें और लोगों से अलग बनाती है और इन्फ्लुएंसिव बनाती है। हमारी पर्सनैलिटी हमारे कैरेक्टर को शो करती है और हमारे कपड़े पहनने का तरीका और सब हमारा पर्सनैलिटी और कैरेक्टर की अपीयरेंस में मैटर करता है। पर्सनैलिटी को हम वैसे भी समझ सकते हैं कि हम खुद को कैसे कैरी करते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे बात करते हैं या लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। हमारी आईज के एक्सप्रेशन भी हमारी पर्सनैलिटी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि बात करते वक्त लोग हमारी आईज में देखते हैं। अगर हमारी आईज को ढंग से और अट्रैक्टिव तरीके से बात करते वक्त रिप्लाई करें तो उसे हम मैग्नेटिज्म अपनी पर्सनैलिटी की ओर बढ़ा सकते हैं। उसे पर्सनल मार्केटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी आईज के थ्रू ही हमारे दिल के सीक्रेट थॉट्स के बारे में पता चलता है। बात आती है कि हम टीजिंग पर्सनैलिटी को कैसे अटेंड करें। हमें अपना कैरेक्टर पॉजिटिव रखना चाहिए और जो हमारी इंट्यूशन की फीलिंग है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें पहले से लग रहा है कि हमें इंट्यूशंस आ रहे हैं कि वो इंसान ट्रस्ट करता नहीं है तो हमें कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा कैरेक्टर सेल्फ डिसिप्लिन से भी बनता है। अगर हम अपनी लाइफ में केयर डिसिप्लिन है तो इससे हमारा कैरेक्टर और अच्छा बनता है, क्योंकि चीजों से हमारा काम करने का समय निश्चित हो जाता है। दूसरे, हमें अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने पॉजिटिव नेचर पर। हमारे थॉट्स कभी भी इतने डोमिनेटिंग और इमोशन से कंट्रोल नहीं होने चाहिए और हमें कभी भी खुद को ऐसे बाउंड नहीं करना चाहिए लिमिटेशन में। हमें हमेशा हार्ड वर्क पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ होगी ही। हमें हमेशा नए लोगों से मिलना चाहिए और जब भी हम उनसे मिलें तो उनकी जो आदतें हैं उन पर गौर करना चाहिए और जो भी हमें अच्छी लगे उन्हें हमें तभी अप्रिशिएट करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जब भी हम किसी को अप्रिशिएट करें तो वो किसी फ्लर्टी तरीके से ना हो, बल्कि सहजता से हो और दूसरों को भी अच्छा लगे। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाना सिर्फ आप ही के हाथ में है। जितनी जल्दी आप अपनी आदतों को बदलेंगे उतनी जल्दी आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हमें हमेशा ये आदत बनानी नहीं चाहिए कि हम लोगों को जब भी इंटरेक्ट करें तो हमेशा उनकी गुड क्वालिटीज को ढूंढें और प्रेस करें। जब कभी भी पब्लिक गैदरिंग में हो तो हमेशा हम अपनी वॉइस को थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम में रखें ताकि और लोगों को भी सुनाई दे और क्लियर बोलें और अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक रखें। जो भी कपड़े पहने वो हमेशा कंफर्टेबल हों, मगर इन सब चीजों के स्टाइल को भी ना भूलें, क्योंकि स्टाइल करना भी बहुत जरूरी है। जब भी किसी से मिलें तो हैंडशेक करना ना भूलें। एंजल करना भी हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। हमेशा एक पॉजिटिव कैरेक्टर बनाएं। इसमें आप हमेशा पॉजिटिव थॉट सोचें और हमेशा याद रखिए कि सिर्फ आप ही आपकी लिमिटेशन है, क्योंकि सिर्फ आप ही आपके मन में है और आप ही खुद सोच रहे हैं जो भी आपको करना है।